नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का अंडा। मौत का अंडा, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन एस राणा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपनी 3 सुंदर लड़कियों जया, विजया व प्रिया और इकलौते पुत्र वीर कुमार के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। उसकी तीनों लड़कियों की उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच की थी, जबकि वीर कुमार अभी केवल 6 वर्ष का ही था। बुढ़िया के पति का देहांत 5 वर्ष पहले हो चुका था, अतः वह जंगल से लकड़ियां लाकर और उन्हें बेचकर किसी प्रकार अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी। एक दिन जब सबसे बड़ी लड़की जया किसी काम से बाजार को जा रही थी, तो मार्ग में पड़ने वाले एक सुंदर फूलों के बाग को देखकर आत्मविभोर हो उठी। आहा, कितनी सुंदर फुलवारी है, लेकिन पहले तो मैंने इस फुलवारी को इस मार्ग में नहीं देखा। उस फुलवारी में एक पौधे पर बहुत ही सुंदर फूल लगा था। जया का मन उस फूल को तोड़ने के लिए मचल उठा। इस फूल को मैं अपने बालों में लगाऊंगी, इसे लगाकर मैं और सुंदर लगने लगूंगी। लेकिन जया ने जैसे ही उस फूल को तोड़ा, उसमें से एक विशालकाय पक्षी निकला। आई, बचाओ! और उसे पंजों में दबोचकर एक अनजानी दिशा में उड़ गया। उस पक्षी के विलीन होते ही वह फुलवारी वहां से अदृश्य हो गई। जब काफी देर बाद भी जया घर वापस नहीं लौटी, तो बुढ़िया को चिंता हुई। बेटी विजया, तेरी दीदी को मैंने बाजार से चावल लाने भेजा था, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटी। न जाने क्यों मेरा दिल किसी बुरे विचार से घबरा रहा है। तुम चिंता न करो माँ, मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। विजया भी घर से निकलकर जब बाजार की ओर जा रही थी, तो उसे भी मार्ग में वही सुंदर फुलवारी दिखाई दी, जो एकाएक ही मार्ग में प्रकट हुई थी। अरे, यह बाग अचानक मार्ग में कहाँ से आ गया? पहले तो यह मुझे कभी दिखाई नहीं दिया था। कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गई? यह सोचकर कि वह मार्ग भटक गई है, विजया वापस लौटने ही वाली थी कि उसकी दृष्टि फुलवारी के बीचों बीच लगे एक ऐसे पौधे पर पड़ी, जिस पर लाल रंग का एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ था। विजया का मन भी उसे तोड़ने के लिए मचल उठा, लेकिन उस फूल के तोड़ते ही चारों तरफ से सफेद रंग का धुआं उठने लगा। आहा, कितना सुंदर फूल है, मेरे बालों में खूब खिलेगा। उफ, यह धुआं कैसा! और वह उस धुएं में खोकर वहां से अदृश्य हो गई। जब विजया भी काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी, तो बुढ़िया ने अपनी छोटी बेटी प्रिया को बुलाकर चिंतित स्वर में कहा, बेटी, तेरी दोनों बहनें अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी। मेरा दिल किसी अनजानी आशंका से बुरी तरह कांप रहा है। जरा तू ही जाकर पता लगा कर आना कि दोनों को इतनी देर कहाँ और कैसे हो गई। ठीक है माँ, मैं अभी उन्हें खोज कर आती हूँ। बेटी, जल्दी लौटना, कहीं अपनी बहनों की तरह तुम भी कहीं बैठ मत जाना। तू चिंता न कर माँ, मैं अभी गई और अभी आई। प्रिया अपने घर से अभी कुछ ही दूर चली होगी कि उसकी दृष्टि एक आम के पेड़ पर पड़ी, जिस पर बहुत सारे पके हुए आम लगे थे। क्योंकि प्रिया को आम बहुत पसंद थे, इसलिए वह अपने मन पर काबू न पा सकी और बिना सोचे समझे उस पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। पहले पेट भर आम खा लूं, फिर बहनों को खोजूंगी। लेकिन जैसे ही उसने उस पेड़ के नीचे पहुंचकर एक डाल से आम तोड़ना चाहा, वह पेड़ एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गया और उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। आई, बचाओ! हा 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 हा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता ऐ सुंदर लड़की। प्रिया खूब रोई, गिड़गिड़ाई और राक्षस से अपने आप को छोड़ देने की प्रार्थना की, लेकिन राक्षस के कानों पर जूं तक न रेंगी और वह उसे अपने कंधे पर डाल आकाश में दूर उड़ गया। जब प्रिया भी काफी देर गए तक वापस नहीं लौटी, तो परेशान हो बुढ़िया स्वयं उनकी तलाश में गई। उसने बाजार और दूर दूर तक अपनी तीनों लड़कियों को तलाश किया और मार्ग में बहुत से लोगों से पूछा, भाई, क्या तुमने मेरी 3 बेटियों में से किसी को आज बाजार जाते देखा है? नहीं माँ जी, लेकिन बात क्या है? अब क्या बताऊं बेटा, उन्हें एक एक करके घर से गए काफी देर हो गई है, पर अभी तक एक भी लड़की वापस नहीं लौटी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घट गई हो। इतनी परेशान क्यों होती हैं आप? यहीं कहीं खेल कूद रही होंगी, आ जाएंगी वापस। जब काफी तलाश करने के बाद भी तीनों लड़कियों का कहीं कोई पता नहीं चला, तो वह घर वापस लौटकर अपनी किस्मत को कोसती हुई फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरी फूटी किस्मत, 3 लड़कियां और तीनों ही गायब। हे भगवान, यह दिन देखने से पहले
तू मुझे उठा ही लेता तो अच्छा होता। पता नहीं उन अभागियों पर क्या बीत रही होगी। माँ, माँ, तुम रो क्यों रही हो माँ? चुप हो जाओ माँ, मुझे बताओ ना तुम्हें क्या कष्ट है। लेकिन बुढ़िया ने यह सोचकर उसे कुछ नहीं बताया कि सुनकर वह रोने लगेगा। अतः उसने उसे यह कहकर टाल दिया कि उसकी बहनें कुछ दिन के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ गई हैं और कुछ दिनों में लौट आएंगी और वह उन्हें ही याद कर करके रो रही है। फिर वह बेचारी बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। समय बीतता गया और बुढ़िया का बेटा जवान होने लगा। इस बीते समय में वह अपनी तीनों बहनों को बिल्कुल भूल चुका था। लेकिन बुढ़िया का दुख कम नहीं हुआ। वह अब भी अपनी तीनों बेटियों के वियोग में अक्सर आंसू बहाती रहती थी। आह, आज तक जया, विजया और प्रिया का कोई पता नहीं चला। पता नहीं तीनों कहाँ और किस हाल में होंगी। कुछ सालों बाद वीर कुमार 20 साल का जवान हो गया। उस जैसा सुंदर, तंदुरुस्त व बलवान उस गांव में कोई दूसरा नहीं था और उसके मृदु, नम्र एवं दयालु स्वभाव के कारण पूरे गांव वासी उसे प्यार करते थे। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा, जीते रहो। ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी और सकुशल रखे। प्रतिदिन के समान एक दिन जब वीर कुमार जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौटा तो रोज की तरह उसने अपनी माँ को घर के बाहर बैठे आंसू बहाते देखा। फिर माँ की आंखों में आंसू। आखिर माँ को भीतर ही भीतर किस बात का गम खाया जा रहा है। ठीक है, आज मैं इस संबंध में पूछ कर ही रहूंगा। फिर लकड़ियों का गट्ठर एक तरफ पटक कर वह अपनी माँ से बोला, माँ, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर तू रोज किस दुख में आंसू बहाती रहती है। क्या कष्ट है तुझे? देख, आज तो मुझे मत टालना, तुझे मेरे सर की सौगंध। नहीं नहीं बेटा, तू मुझे अपनी सौगंध मत दे। तो फिर सच सच बता कि बात क्या है। सच माँ, तेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा सीना फटने लगता है। इस बार बुढ़िया लाख कोशिश करने के बाद भी वीर कुमार को किसी भी बहाने से टाल नहीं पाई और रोते रोते उसने सारी बात कह सुनाई। ओह, अपनी उन 3 बहनों को तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटा था। लेकिन तूने मुझे अब तक यह बात याद क्यों नहीं दिलाई? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी कलाई पर राखी बांधने वाली मेरी 3 बहनें किसी मुसीबत में फंसकर हमसे जुदा हो गई हैं? इसलिए बेटा कि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी खोज में जाकर तू भी मुझसे जुदा हो जाए और मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझसे छिन न जाए। ऐसा सोचकर तूने बहुत बड़ी भूल की माँ, वरना आज तुझे इस तरह घुट घुट कर जीना और आंसू बहाना नहीं पड़ता। खैर, मैं आज से ही उनकी खोज करूँगा। नहीं नहीं बेटा, तू अपनी बहनों को भूल जा। इस बुढ़ापे में मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तू चिंता मत कर माँ, और मुझे आशीर्वाद देकर इसी समय विदा कर। मेरी बहनें जहाँ कहीं भी होंगी, जैसी भी होंगी, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। इसके लिए चाहे मुझे आकाश पाताल को ही क्यों न खोलना पड़े। माँ ने वीर कुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वीर कुमार नहीं माना तो उसने एक पोटली में कुछ रोटियां व एक बोतल पानी देकर उसे विदा किया। वीर कुमार गांव का एक चक्कर लगाने के बाद गांव से बाहर की ओर चल दिया। गांव में तो बहनों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन देखता हूँ शायद गांव के बाहर किसी से कुछ पता चल जाए। गांव से बाहर निकलकर जब वीर कुमार एक अनजानी दिशा में बढ़ा चला जा रहा था तो उसे सामने से एक कसाई आता दिखाई दिया, जिसके पास एक गाय, एक बकरी और पिंजरे में बंद एक मैना थी। ओह, यह कसाई अवश्य गांव के इन बेजुबान पशु पक्षी को काटकर इनका मांस बेचेगा, लेकिन मैं इनका जीवन बचाने की स्थिति में भी तो नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वह कसाई वीर कुमार के निकट से होकर गुजरा, सहसा बकरी, गाय और मैना छूटने के लिए उछलने कूदने व फड़फड़ाने लगी और वीर कुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपनी इन हरकतों से उसे मदद के लिए पुकार रही हों। ओह, न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मदद के लिए मुझसे गुहार कर रही हैं। वीर कुमार से रहा नहीं गया और वह उस कसाई से बोला, भैया, तुम इन बेजुबान जीवों को कहाँ खींच कर ले जा रहे हो? क्या करोगे इनका? करूँगा क्या? इनका मांस बेचकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरूंगा। क्या तुम इन्हें छोड़ नहीं सकते भाई? ये जीव तुम्हें मन से दुआएं देंगे। जो काम मैं करता हूँ उसमें दुआएं नहीं, बद्दुआएं ही मिलती हैं, इसलिए दुआओं की कोई इच्छा नहीं। लेकिन हाँ, यदि तुम्हें इन पर बहुत दया आ रही है तो तुम इनकी कीमत चुकाकर इन्हें छुड़वा सकते हो। मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया, 4 रोटियां और पानी की एक बोतल है भाई।
भला इतने कम दाम पर तुम इन्हें कैसे छोड़ोगे? तुम दयावान हो, इसलिए मैं इतने कम मूल्य पर भी इन्हें छोड़ दूंगा। बोलो, क्या तुम 1 रुपया 4 रोटियां और पानी की बोतल देने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, तुम इन्हें छोड़ दो। कहकर वीर कुमार ने तीनों वस्तुएं कसाई को थमा दी। यह लो भाई, 1 रुपया, पानी की बोतल और रोटियों की पोटली। कसाई ने तीनों चीजें लेकर बकरी और गाय की रस्सी खोल दी तथा मैना को पिंजरे से आजाद कर अपनी राह हो लिया। ए बेजुबान प्राणियों, अब तुम आजाद हो और जहाँ चाहे जा सकते हो, मैं भी अपनी राह जाता हूँ। लेकिन तभी जैसे चमत्कार हुआ, गाय, बकरी और मैना 3 सुंदर परियों में परिवर्तित हो गई। आए, कहीं में कोई आश्चर्यजनक किंतु सुंदर सपना तो नहीं देख रहा? यह सपना नहीं, हकीकत है ए दयावान युवक, हम देवलोक की परियां हैं। लेकिन आप लोग इस अवस्था में क्यों थी? और वह कसाई? यह सब हमारी किस्मत में लिखा था ए वीर युवक। सुनो, मैं बताती हूँ। हम सहेलियां हर पूर्णमासी के दिन अपने लोक से तुम्हारी पृथ्वी पर आती थी और सुबह होने से पहले ही अपने लोक लौट जाती थी। लेकिन आज से 1 माह पहले जब हम पृथ्वी पर आई तो जल क्रीड़ा में इतनी मगन हो गई कि हमें सही वक्त पर अपने लोक लौटने का ध्यान ही नहीं रहा। और जब होश आया, अरे सूर्य निकल आया, अब तो हमारे लोक के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। ओह, अब क्या होगा? द्वार तो अब अगली ही पूर्णमासी को खुलेगा। अब तो एक ही उपाय है कि हम अगली पूर्णमासी तक कोई और रूप धारण करके पृथ्वी पर ही रहें और पूर्णमासी वाले दिन अपने लोक लौट जाएं। कहती तो तुम ठीक हो, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं है। लेकिन हम किसी दूसरे रूप में क्यों रहें? अपने असली रूप में ही क्यों न रहें? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।